हेलो। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को, जो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 की। तो ये वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, वो भी कंपल्सरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चन आंसर्स शेयर करूंगी। नॉट इवन क्वेश्चन आंसर्स, इट्स देखो ना, पढ़ाते पढ़ाते कैसे क्वेश्चन आंसर्स याद आते हैं मुझे, कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा है, मेरे स्टूडेंट्स ने वो नहीं पढ़ा है। चलिए, लेट्स टेक अ स्लाइड। अब जो स्लाइड आपको शेयर हो रही होगी, है ना, आपके स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे डेफिनेटली। चलिए स्टार्ट करते हैं। The presumption of continuance of life is contained in section dash of the Indian Evidence Act। तो 107 जो है, वो उसमें क्या पूछा गया है कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन था जिसमें 107 ये बोलता है कि अगर 7 साल तक जो पर्सन है ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है तो उसको मरा हुआ समझा जाएगा। करेक्ट। तो यही है हमारा 107। टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस टू द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्स इन इशू इज आर। अब डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? देखो, ऐसा कोई एविडेंस जो आप अगर समझो कोई क्राइम सीन पर है, तो वो एविडेंस में कैसे होता है पता है ना आपको? कि एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता है कि किसी ने सुना, तो कोर्ट उसको कैसे ऑब्जर्वेशन देगी? वो ऐसे ऑब्जर्वेशन देगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमेंडमेंट्स मेड इन द ईयर। अगर आपने सीपीसी के ऑर्डर्स मेरे पास पढ़े होंगे इन द यूट्यूब, तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन डजंट मैटर, क्योंकि ये 1999 जो ईयर बोल रहा है और 89 सेक्शन बोल रहा है, ये इंसर्ट किया गया था। और मैं आपको एक और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ये बोलूंगी कि आप लोग जो भी बेरेक्स यूज करने वाले हो, बेटर ऑप्शन है कि आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसके साथ में वो जेरोक्स के कॉपीज को आप अपने साथ में कैरी करिएगा, इंडेक्स का कॉपीज बना लीजिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इंडेक्स होगा आपके हाथ में तो वहां पे ही आपको अमेंडमेंट्स मिल जाएगी। काहे के लिए हम लोगों को इतना बैठ के टेंशन लेने का है? द कंपनीज एक्ट 1956। नाउ हियर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 कंपनीज एक्ट को दोनों का कॉम्बो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप देखेंगे कि देखो, आप ये ऑडिटिंग जो यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है, तो ये सेक्शन 143 के सबसेक्शन 10 की बात कर रहा है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अगर पता होगा तो ही आप रेस्पॉन्स कर पाएंगे ना इस क्वेश्चन को, वरना तो लटक जाएंगे यार। चलिए, कंपनीज एक्ट 2013। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेक्शन 3 से पूछा गया है कि वन पर्सन कंपनी। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है कौन नहीं जानता है? हम सभी जानते हैं, है ना। चलिए, स्पेशल समन्स अंडर सेक्शन 206। अब मैजिस्ट्रेट ओनली। अभी अगर आपने 206 पढ़ा होगा तो डेफिनेटली पता होगा। पिजन होल थियरी वॉज प्रपोज्ड बाय सैलमन। अभी सैलमन जो एक पर्सन है, जो कि देखो, ये थियरी जो है ना, ये प्लेंटिफ ने रॉन्ग किया था, उसके ऊपर ये थियरी जो है वो टॉर्ट्स में बताई गई थी। तो आप तो वहां पर टॉर्ट को लेकर कुछ कैरी तो करने नहीं वाले हो, है ना। एज पर दी एक्ट आपको वही कैरी करना है। पर मैं आपसे कहूंगी कि ये एक्ट को जरूर कैरी करना, लॉ ऑफ टॉर्ट भी कैरी करके जाना। ठीक है। कुछ ऐसी एक्ट्स है जहां से वो लोग क्वेश्चन तो पूछते हैं लेकिन आपको आने लेके नहीं दिया जाता है। तो व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? आप वो जेरोक्स कॉपी लेके जाओगे तो कौन आपकी एक एक कॉपी थोड़ी चेक करते बैठेगा। बिकम स्मार्ट लाइक मी। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट। अब ये यहाँ पर है ना, सेक्शन नंबर 4, अगर हमने 1988 का पढ़ा रहेगा कि 18 साल का बच्चा क्या उसको पब्लिक प्लेस में ड्राइव करने के लिए अलाउड है क्या? नहीं है। तो आप डायरेक्टली इसको रिप्लाई कर पाएंगे? काय के लिए आप लोगों को खुलते बैठना है कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा एक्ट है, कौन से बैरक में दिया है? नहीं ना। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट, ये 1986 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। लिमिटेशन पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो 2 years फ्रॉम द आर्टिकल वॉज परचेज, यहाँ पर ना सेक्शन 24A ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये आपको बोलता है कि कमीशन एडमिटिंग द कंप्लेन। अभी देखो, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम कमीशन का, अब आपको मैं ना एक आइडिया देने वाली हूँ कि कौन से फॉर्मेट्स में, मतलब आप लोगों को कौन सी बैरक पहले रेडी रखनी है, वहां पर आप नंबर 1 डालेंगे, नंबर 2 डालेंगे। तो मैं आपको बता दूंगी कि ऐसी बैरक्स हम लोग यूज करेंगे, या ऐसे ये करेंगे जहां पर हम लोग मार्क करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और फ्लैप्स लगाएंगे। तो इसके लिए आपकी बहुत आसानी हो जाएगी। एनी पर्सन अग्री बाय एन ऑर्डर बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम may prefer an appeal
फ्रॉम द ऑर्डर टू डैश विद इन द पीरियड। अब यहाँ पर देखो, अपील जो अग्री पर्सन होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में होती है, स्टेट कमीशन होती है, तो पीरियड 30 डेज। तो स्टेट कमीशन की बात पूछी गई है, सीधा सीधा प्रश्न है, और ये मैं आप लोगों को विथ आंसर बता रही हूँ। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1988, ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ए सीज बी रनिंग अवे फ्रॉम द रूम एंड आफ्टरवर्ड सी लाइंग इन द पूल ब्लड इन द सेम रूम। ए इज एविडेंस, अभी ए के पास कौन सा एविडेंस है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्योंकि जब उसने देखा था तो सिचुएशन कुछ और थी, उसने देखा था 6:15, बाद में 6 बजे की बात की जा रही है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मैंने एक एग्जांपल लिखा है, वो एक जरूर देख लीजिएगा। अ स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज पर्सन ट्रायल बिगिंस व्हिच एडमिट्स अ कमिटी but he repeated it at the trial is known as retracted confession। सीधी बात है कि retracted confession क्या होता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले जो कन्फेशन कहते हैं उसे retracted कहते हैं। सेक्शन 45 एक्सपर्ट ओपिनियन, देखो अभी क्या होता है, इंडेक्स आपके सामने होती तो सपोर्टिव और कोरबरेटिव नेचर को लेकर आप फटाफट से मार्क कर लेते, नो नीड ऑफ सर्चिंग हियर एंड देयर। कंपनीज एक्ट 2013, अब यहाँ पे उन्होंने चालू की, कैसे चालाकी की है देखो, इन्होंने सीएफओ को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, जो कि सेक्शन 26, अभी सेक्शन 36, 37, 38 है, लेकिन सेक्शन नंबर 26 के 1A और I में दिया गया है, तो ये तो पता ही नहीं होगा आपको, है ना। यही तो बात होती है कि हमें कुछ पता नहीं होता है और हम वहां देखते बैठते हैं। चलिए, 253 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द सिकनेस। अब यहां पर देखो, 253 जो है सेक्शन नंबर 16 से, जो सॉरी सेक्शन नंबर 253 से जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कंपनीज एक्ट 2013 खोलते बैठना है और इमीडिएटली आप आंसर करेंगे, ना यहाँ देखो ना वहां देखो, सीधे देखो सीधे। चलिए नेक्स्ट, इफ इम्पोजिंग अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अब है ना देखो, ये सुनील बत्रा का जो केस है ना, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत बार पूछा गया, और इस क्वेश्चन को लेकर आपको 110% एक क्वेश्चन जो होगा ये होगा ही होगा। ये AIR 1978 की केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर आप देख सकते हैं 1675, आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, जो कि आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात कर रही है। देखो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैसे होता है ना, आप लोगों को पता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैसा कन्फाइनमेंट होता है, और इसको कौन से सेक्शन ऑफ आईपीसी में पढ़ा गया है, ये भी आप मुझे बताएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, जैसे आप चाहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन नंबर सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन। अब ये देखो, जो सेक्शन नंबर सेक्शंस यहाँ पे तो नहीं पूछे गए हैं, आप लोगों को इंक्वायरी एक्ट पूछा गया है कि एक्ट नंबर 60 ऑफ 1952 लुकिंग इनटू द चार्जेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वाज चैलेंज। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना, जो ये सारी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, 18 क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा अगर आप इसको ट्रिकी वे से लेंगे, क्योंकि देखो फेडरल स्ट्रक्चर इज नॉट जियोपोडाइज, ये तो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन इसको कहाँ से लिया गया है, ये जो आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं ना साइटेशन, वहां से इसको उठा के यहाँ पे चिपका दिया गया है। तो आप ये साइटेशन कहाँ से ढूंढने वाले हो, कहाँ से लेके आने वाले हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे क्वेश्चंस को 100% देख के जाइएगा, 100% एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इक्वालिटी इज अ डायनामिक concept with many aspects of the dimension. It cannot be crimped, cabinet, confined within the tradition of the doctrinal limits. From the positivist or point of view, equality is authentic arbitrariness. In fact, the equality arbitrariness are shown enemies. दिस वॉज स्टेट इन द केस ऑफ, अब यहाँ पर है ना, ये जो ईपी रपैया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 555 का केस है। ये तो कोई पत्ते की गेम तो है नहीं, अगर मैं आपसे कह दूं कि याद रखना, पर याद तो करने की बात ही नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी बात ये इस साइटेशन में दी गई है। तो दिस साइटेशन यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल। ये साइटेशन पढ़ोगे तो पता होगा ना, तो वहां कहाँ पे ये साइटेशन ढूंढने वाले हो आप, इसलिए बोल रही हूँ मेरे से क्वेश्चंस ले जाओ, ट्रिक है, ये ट्रिक है जो मैं दे रही हूँ आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अबाउट द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बायर एंड द सेलर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर आपको लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड, अब देखो सेक्शन नंबर 55 हम लोगों को डायरेक्टली क्या बोलता है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, सीधी सी हिसाब है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर भी आप देख के जाओगे ना, सेक्शन नंबर 55 ये बोलता है, डायरेक्ट बोल रहा है, कहीं पे क्वेश्चन आंसर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट मेरे से एक गलती हुई थी, जो आप लोग प्लीज मत करना, क्योंकि मैंने क्या किया था, राइट रॉन्ग को पढ़ा ही नहीं था, राइट स्टेटमेंट को करेक्ट किया था, और मुझे तीनों स्टेटमेंट्स राइट लग रही थी, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि अरे बाप रे, ये आंसर ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग अगर आंसर है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द लायबिलिटी ऑफ द इंडिफायर इज अ प्राइमरी एनालिसिस व्हेन द कंटीजेंट इवन अकर्स, एंड द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी एंड सेकेंडरी अराइजेस व्हेन द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स। अब है ना, क्या हुआ था, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा मे बी एक मार्जिन की तरफ लेके जाती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने सेक्शन नंबर 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन है आप एकदम ये रहेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ये 125 को क्या बोलता है कि डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द कॉन्ट्रैक्ट विच द प्रोमिसेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो आपको 124 बताता है। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड आंसर बाबा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है ना। चलो, विच ऑफ द ट्रू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पर्सन एक्ट्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन द ऑर्डर ऑफ थर्ड पर्सन, दैट ही इज एन एजेंट। अब देखो, मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से लेकर आपको कॉन्ट्रैक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से सेक्शन से बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द एग्जाम्पल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट। अब ये शेयर होल्डर्स एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट बॉन्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट, और डायरेक्ट सेक्शन से पूछा गया। मैं आपको ये भी हिंट देती हूँ, आप मुझे सेक्शन बताइए। मेरे जो स्टूडेंट्स है, मैंने ये पढ़वाया भी है, तो आप देखिए। नाउ सेल्वीज डॉटर कविता हैड मैरिड अ शिवा कुमार ऑफ डिफरेंट कास्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ अ फैमिली. Shiva Kumar was brutally killed in 2004, and Salvi, two others, became suspects. Since the prosecution case depended entirely on the circumstances, it ought to the court's permission to conduct the polygraphy and brain mapping test and on the three persons. The court granted the permission, and the prosecution sought the court's permission to perform a narco analysis of three persons. The magistrate directed the three to undergo the narco analysis. All of them challenged the decision in Karnataka High Court but failed to get the relief. They went in appeal in the Supreme Court. The court held that the compulsory brain mapping. काश ये ऐसा केस होता कि जहां पर 125 सीआरपीसी होने दीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस होने दीजिए, 498 होने दीजिए, वहां पर ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाता, तो वाइफ की तो लग जाती लंका। According to Article 71, disputes arising of the connection of the election of president, vice president, आपको पता है ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन होती है वो फाइनल होती है, तो ये आर्टिकल 71 से डायरेक्ट क्वेश्चन है। A corporate resolution is not offered unless efforts to be committed, which case Belar versus Western Mutual Benefit Association। चलिए, द वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ अभी ये ना 1974 से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा गया है। द डिस्चार्ज ऑफ हजारियस पोल्यूटेंट्स, आप क्या करोगे, सीधा वाटर प्रिवेंशन डालोगे, और इसमें से ये जो रहेगा आप इमीडिएटली मार्क कर सकते हो। It was held that Supreme Court that the noise pollution beyond the permissible limits cannot be tolerated, even if the noise was direct, devolved, connected to the religious activity. In the case of the, ये कौन से केस में, चर्च ऑफ गॉड। अब ये जो ये है, अगर लीगल करंट अफेयर्स के बारे में पता होगा तो ये आपको केस बिल्कुल मना पता ही होना चाहिए। An executive magistrate may require security for keeping a good behavior for habitual offenders for a period not अभी 3 years। ये कौन से सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है, आप मुझे बताएंगे। The police officer executing a warrant may use an adequate force to access the place where the search is conducted. A free ingress is not possible। कौन से सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में दिया गया भाई बताओ। Provisions of CRPC, merger of the complaint, police report procedure to be followed shall be the case instituted to police report। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मेट दूंगी कि जिस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, और आप इंडेक्सिंग करके जाओगे, नंबर्स देके जाओगे, अरे सीधा आंसर करके आओगे। पीक वॉल्स जर्नी इज अ फेमस रिलेटिंग टू मिस रिप्रेजेंटेशन, अरे सीधा सीधा केस है, कॉन्ट्रैक्ट से उठा के डाल दिया गया। लॉ इज कंसीव्ड एज फॉर्म ऑफ द पावर वैल्यू कंसीव बाय क्लासवेल एंड एमसी डॉग। अब ये जो केस था, इसको लेकर आपको मेरे साथ में डिबेट करनी पड़ेगी, तब जाके मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझा पाऊंगी। For that, attend the lecture. The development of the tradition of natural justice as natural law is usually attributed to statics. The requirement is to give the reason administrative decision which affect rights and liabilities held by a mandatory by a Supreme Court, SN Mukherjee versus Union of India। तो ये देखो, आप लोगों को लीगल करंट अफेयर्स बताओगे तो मुखर्जी का साहब। चलिए, अब देखिए डोनो मोर कमिटी रिपोर्ट, द मिनिस्टर्स पावर 1932 रिलेट्स टू इंग्लैंड। अब देखो, हम लोग ब्रिटिशर्स को 2023 में छोड़ के
कौन सा लॉ पढ़ने वाले हैं आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कैलेंडर पता होगा, मंथ एंड कैलेंडर जो 2023 के रिसेंट लॉ में दिया गया है, तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। Section 47(3) of Motor Vehicle, the Regional Transport Authority to limit the number of carriage permits, explain the nature of function exercise. This is an administrative function as the authority decision is based upon official policy. तो ये क्या है? Section 47 का डायरेक्ट आपको क्लॉज 3 देखना है, क्लॉज 3 में आपको डायरेक्ट आंसर है, डरने की क्या बात है। In which of the famous case issued a come up whether an advocate or the committee or professional misconduct and is guilty of an offense, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ऊपर और एडवोकेट एक्ट के ऊपर स्टडी नहीं, आपको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है। और जब मैं ये क्वेश्चंस पढ़ रही हूं तो उससे पहले आप क्या करोगे, आप जो भी स्टडी मटेरियल है उसको लेके बैठोगे और मार्किंग करोगे, तब जाके आपको एग्जाम में हेल्प होगा। विनय चंद्र मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2348। चलो, misconduct would cover the activity or a conduct which a professional brethren of good repute and competency would reasonable regard in disgraceful and dishonorable. It may be noted the scope of misconduct is not restricted to technical interpretation of rules of conduct. This was proven conclusively in the case of Bar Council of Maharashtra versus MV। देखो मैं आपको बताऊं क्या, सारे के सारे केसेस, मेजर केसेस जो है ना, वो बार काउंसिल और महाराष्ट्र और यहाँ पे चलते हैं ना। रिटेंशन ऑफ मनी डिपॉजिटेड विद द एडवोकेट फॉर द डिग्री होल्डर इवन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, द इंस्टेंट मिस्टेक। अब ये देखो, प्रहलाद सरम गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो केस है, अगर आपको पता होगा तभी आप करोगे ना। और डिक्री होल्डर बोला गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जजमेंट होने के बाद में डिक्री हुई है, डिक्री होने के बाद ये सारी सिचुएशन लाई गई है, तो थिंक फॉर इट। In which case, where the advocate is one of the parties, were asking for continuous adjournment to the immense inconvenience to the opposite party. It was held by the Supreme Court for seeking adjournment to postponing the examination of witnesses who are present without making the arrangements for examining the witnesses, the declaration, the duty of advocate owned by the court amounting to misconduct। अरे ये तो मतलब ऐसा है ना कि इसको सोचते ही बनता है, बहुत बढ़िया सा केस है। अगर आप देखेंगे तो एनजी दस्ताने वर्सेस श्रीकांत एस शिवदे, यहाँ पर ये कहाँ पे हुआ था, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सी स्टेट का केस है। द जजमेंट इन डैश gives the delicate balance carefully crafted in the model Section 34 between the finality of arbitral on the one hand and permissible judicial review। तो देखो ONGC वर्सेस सौ पाइप्स लिमिटेड का केस है, और ये जो क्वेश्चन उठा के डाला गया है, ये सेक्शन नंबर 34। अब नाउ विच सेक्शन नंबर 34 विच इज टॉकिंग अबाउट आर्बिट्रल अवार्ड, द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से ये क्वेश्चन उठा के आपको ये पूछा गया है, और दैट रिलेटेड ऑल्सो टू द जजमेंट यार। चलिए, the Supreme Court in Dash held that the irrespective whether central management of the control exercised by the companies incorporated in India cannot choose a foreign law by governing the arbitration। TDM Infrastructure UE Development India Private Limited, ये आर्बिट्रेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और आर्बिट्रेशन को लेकर लॉट ऑफ जजमेंट्स आर चैलेंज बिफोर दी हाई कोर्ट एंड इवन बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। 1996 arbitration permits the engage of conciliation process while the ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 13 जो आप देखोगे ना, ये डायरेक्ट है, ठीक है। इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज ट्रांसफर्ड आफ्टर पासिंग अ डिक्री, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में भी फाइल इन कहाँ पे कर सकता है, इन द कोर्ट विच हैज पास्ड अ डिक्री, या जिसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, अगर कोर्ट चाहे तो वो डिक्री को भी ट्रांसफर कर सकता है उस कोर्ट में जैसे उन्हें ठीक लगता है। वेयर द डिक्री इज ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन अनदर कोर्ट इफ अ डिक्री होल्डर फॉर द रीजंस। अभी देखो यहाँ पर कैसे है ना, apprehend the judgment data will dispose of the property before it is attached, अटैचमेंट से प्रिसिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ऑर्डर 21 नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियोस बिल्कुल पड़ी हुई है, एक बार देख लीजिए आप, बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं सीरियसली कह रही हूँ आप लोगों को, मजाक नहीं कर रही हूँ। Where the right of discovery on the inspection sought depends upon the determination any issue in the suit, the court may try the issue dash। अब प्रिलिमिनरी इशू को तो डिसाइड किया जाता है, क्योंकि इंस्पेक्शन के टाइम पर क्या होता है, यही तो हमारा बेस होता है। अगर आईपीसी में, सॉरी आई मीन सीपीसी के अंदर अगर प्रिलिमिनरी इशू नहीं पता है, तो बस फिर ये रेस जुडिकेटा रेस सब्जेडाइज ये तो हम बोल ही जाएंगे, है ना। आइडेंटिफाई केस ऑफ सेट ऑफ। अब सेट ऑफ को लेकर मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत भली बात ही आंसर करेंगे, क्योंकि मैं सेट ऑफ पढ़ा पढ़ा के उनको तो बहुत थक चुकी हूँ, है ना। सूट फॉर द रिकवरी असर्वेंट सम ऑफ मनी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस डैश फ्रॉम द डेट ऑफ 1 ईयर। अब देखो जो 2023 का बिल है ना, उसमें देखो कैसे ये बिल को फाड़ दिया है इन्होंने।
41B, अब देखो 41B सीआरपीसी के अंदर डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल का केस है ना, हाईलाइटेड केस है 41B का, हाईलाइटेड, मैं ऐसे बोलूंगी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटेड चैप्टर डीलिंग विद प्ली बार्गेनिंग। मैं तो बताती हूँ आपको, प्ली बार्गेनिंग कोई नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा रखा है, एक बार देख लीजिए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005, जो कि पुराना है पर फिर भी पूछा जाए, और ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा क्योंकि यूपी जुडिशरी में तो ये आता है। सीआरपीसी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्च, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिना वारंट के भी पकड़ के लेके आ सकता है ना। प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेस ऑफ डिफॉर्मेशन कैन बी, अब मैं आपको बताऊं, ऑन द कंप्लेन ऑफ द अग्री पार्टी, डिफॉर्मेशन केस क्या सिविल में हो सकता है, आप लोग मुझे बताना, और कौन से सेक्शन में होता है ये भी मुझे बताना। मियर इगलिटी ऑफ द स्ट्राइक डज नॉट एज पर द स्पेल अनजस्टिफिकली जे कृष्णा, गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स, मजदूर सभा, अब मजदूर सभा जो यहाँ पे बताया जा रहा है, आप ये जे कृष्णा जी, तो जे कृष्णा जी कौन से जज है और कहाँ पे बैठते हैं, डू लेट मी नो। एंट्री नंबर 22 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि शेड्यूल्स आपसे बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं, तो उसमें से तो बिल्कुल प्रश्न बनेगा आपका। ट्रेड यूनियंस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, अब ये ना इंडस्ट्री को लेकर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आर्टिकल 43A में पूछा गया है, तो आप लोग इंडस्ट्रियल एक्ट में जाओगे या कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे, देखो आर्टिकल पूछा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन हिंट में है, तो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आपने कहाँ पे पढ़ा है, आर्टिकल 43A में। पिक आउट दैट द केस ऑफ पॉपुलैरिटी कॉल एज द सॉलिसिटर्स केस, तो नेशनल यूनिट कमर्शियल एम्प्लॉय वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बॉम्बे, अरे बॉम्बे हम महाराष्ट्र वाले हिट एंड सोल चलते हैं ये केस में। आइडेंटिटी, identify the cases related to the need of promotion and preservation internal democracy within the trade unions, हनुमंता राव वर्सेस DY रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब देखो ये जो केस पूछा गया है ये कहाँ से पूछा गया है, आप लोग बताना कि ये लीगल करंट अफेयर का केस है या ये पुराना केस है, डू लेट मी नो विद द ईयर, मैं चाहिए तो अभी भी बता सकती हूँ बट आई विल नॉट। In tort, there are two broad categorized activities. The plaintiff may be held strictly liable for the possession of certain animals, abnormally dangerous activities, assault, battery, कहाँ पढ़ा है, सोचो, क्योंकि अगर आपने एलएलबी की होगी तो बिल्कुल इसमें तो आपने पढ़ा है। What is the period of limitation by the prescribed suit instituted by mortgator to recover a possession of immovable property mortgage? तो 30 years, ठीक है, ये तो आप लोग है ना, जो लिमिटेशन का ये है, पीछे आप लोगों को शेड्यूल दिया हुआ है, पूरा का पूरा छापा छापी नहीं पर देख जरूर जाना, ठीक है, वहीं पे आप ओपन करोगे यार इमीडिएटली आपको वो शेड्यूल में से आंसर लिखने का, लिमिटेशन से क्वेश्चन आया ना फटाफट आप वो शेड्यूल में चले जाओ। सेक्शन नंबर 12 एंड 215 लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड द एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, कंप्यूटेशन ऑफ अ पीरियड, तो डे ऑफ द विच जजमेंट ऑर्डर अवॉर्ड इज प्रोनाउंस, टाइम ड्यूरिंग विच द स्टे इंजंक्शन ऑपरेटेड, टाइम ड्यूरिंग द डिफेंडेंट हैड बीन मेड आउट इन, तो ऑल ऑफ द अबव। ये तो मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोविजन रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट 2013 रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट 2013 का, तो सेक्शन नंबर 135। मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊंगी, मैं रिवील करूंगी एट द एंड, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। Which is a corporate social responsibility among the following? Employees benefit, project-based protection of the national heritage, program undertaken outside India, mere डोनेशन, तो प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज। तलाक और तफीफ में क्या फर्क है ना, ये बहुत सारे जने ना क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तलाक बाय डेलीगेशन क्या होता है, तफीस क्या होता है, तलाक का मतलब डाइवोर्स होता है, तफीस का मतलब डेलीगेशन होता है, ठीक है। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी possessed by a female Hindu acquired before the commencement of Hindu Succession Act held after the commencement, फुल ओनर बन जाएगी, वाह यार, फुल मनी। विच द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल लॉ, जॉन ऑस्टिन, अभी ये ना आप लोगों को जो स्कूल है मितिक्षरा, ये सारे जो स्कूल्स है एक बार आप उसको देख के जरूर जाइए, और वो मुस्लिम लॉ की बुक तो आई मीन आप डायरेक्ट या जो भी आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो उसको तो जरूर कैरी कीजिएगा। देर आर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी सप्लाई ऑयल सीड्स बट द गवर्नमेंट रेंडर्ड द सेल एंड द परचेज ऑफ ऑयल सीड्स illegal due to the under the defense of Indian rules identified, party of default is held liable, both the parties are discharged from the performance of such contract। तो सिमिलरली ये कॉन्ट्रैक्ट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। प्रिंसिपल्स इवॉल्व इन हैगडे वर्सेस बैक्स, अब ये जो केस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अगर 73 हमने नहीं पढ़ा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को टच किया है क्या, नहीं किया होगा क्योंकि ये तो कॉमन केस है और एलएलबी से पूछा जाता है। एसआरए आई मीन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 6, if any person is dispersed with the consent without his consent of immovable property, otherwise than in due course of law, he any person claiming through him may be dashed recover the possession notwithstanding anything title may be
तो ऑब्वियसली सूट सूट फाइल किया जाता है, तभी तो आप क्लेम कर सकते हो। एसआरए आइडेंटिफाई द इंसर्टेड कॉन्ट्रैक्ट टू सर्व रिसेंट, सच रिसेशन में बी जज, तो where the contract is voidable or terminable by the plaintiff, where the contract is unlawful for the cause not apparent if the phase of defendant is more to blame than the plaintiff. Both A and B is the correct answer. A and dash is on drawn by one person accepted by another. Negotiable Instrument Act तो पढ़ना पड़ेगा. Without considering merely the drawer can raise a money accommodation bill. Which provision of Negotiable Instrument Act discuss about the material? Section 87. Direct question. A transfers a property to B for life, and after his death to C and D equally to be divided between them or the survivor. C dies during his lifetime. तो प्रॉपर्टी किसको पास हो जाएगी? डी को पास हो जाएगी. अगर मुझसे पढ़ा होता तो ये आंसर तो डेफिनेटली आप जानते होंगे. A transfer of ₹500 in the niece C if she will desert her husband. The transfer तो वो तो void होना ही है भाई. Leading questions, cross examination. देखो repeated question है. Estoppel is a rule of law by the party of litigation stopped for asserting or dying of fact, prevented from appearing in person, prevented from hiding evidence. Both A and B. तो आंसर आपके सामने है. 122 Evidence Act, communication made to the spouse during remains a privilege after the dissolution of marriage. डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार, एकदम मस्त दोगे. सीआरपीसी कोड रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ, अभी ये ना आप लोग है ना सेक्शन नंबर 300, इसको एक बार मेरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा. Under 122 Evidence Act, a communication made to the spouse remains privileged. Same question repeated. Which provision under the CRPC reflects the principle? Oh, I'm sorry, I'm coming again to that. Mere Liberalum, the freedom of the speech, first published in 1609, is a book Latin in the international law written by. कहाँ से बताओगे इस आंसर को? हाँ, होगो ग्रॉटियस को कहाँ से लाओगे वहां पर? 1609 का कोई बुक लेके बैठोगे, वो भी इंटरनेशनल लॉ को लेकर? ट्रूली स्पीकिंग यार, ट्रूली. चलिए. द इंडियन हु इज प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस दलवीर भंडारी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज बेस्ड अपॉन. देखो अभी यहाँ से इंटरनेशनल लॉ से भी क्वेश्चंस आपको उठा के दिए गए हैं, तो एलएलएम वाले प्रिपेयर फ्रॉम हियर ओनली. रोम स्टैट्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कॉन्सिक्यूटिव एंड डिक्लेरेटरी थियोरीज ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन, tabula rasa under the international law relates to state succession. With reference to cyber crime worm attack, do not need to host an account. मैं आपको एक बात बताती हूँ, साइबर लॉ को लेकर एक नया ये आया है, जिसमें अगर आप लोगों को कोई ऐसा कॉल आता है जिसमें आप एक दबाइए, दो दबाइए, उसमें भी आपके पैसे चले जाने वाले हैं, तो बी वेरी केयरफुल. एंड साइबर विल नॉट अटैक, उसको लेकर आपको बैंक को जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती है. An attempt to acquire a sensitive information of users password, credit card details, and sometimes indirectly a money of must. देखो सेम क्वेश्चन है, फिशिंग, ये जो मैं आप लोगों को आपको बता रही हूँ, तो सिमिलरली आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आंसर. द एक्ट प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर द ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड other means of electronic communication commonly referred to as electronic commerce is dealt under Information Technology Act. देखो यहाँ पर साइबर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा. हाँ, ठीक है. एसमेट्रिक्स क्रिप्टो सिस्टम अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मींस अ सेस्टियर और सिक्योर की pair consisting of a private key creating a digital, a public key to verify the digital signature. आपको पता है ना कि जो तहसीलदार होते हैं, ये सब डिजिटल सिग्नेचर उसको वेरीफाई कैसे किया जाता है, तो क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू होता है. 43A ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि डील करता है कंपनसेशन फॉर द फेलियर, compensation for the failure to protect the data, punishment for sending offensive messages, identify theft, impression. The person taking a part in the commission of offense has been divided two classes: principal abettors, principal disciplines, principal auxiliary data and holder. तो principal abettors. Who authorized the big book first principle of jurisprudence? तो सेलमॉन ने किया था, याद करो, समझने की कोशिश करो. A issued a warrant to a police officer to arrest P, but the officer arrests Q. The due inquiry believed the Q to be P. Here, P has committed no offense by the virtue of 76 IPC. क्योंकि लॉ होते हुए वो कोई भी ऑफेंस करेंगे तो बचेंगे ना यार.
दुर्मान डॉक्ट्रिन मीन्स, अब मैं आपको बोल रही हूँ मैक्सिमम और डॉक्ट्रिन्स पूछे जाने वाले हैं, तो उसको लेकर आप अलग से ये लेके जाइएगा। देन एन अक्यूज इज नॉट क्रिमिनली लायबल, यानी कि आप वो बुक लेके जाओगे जिसमें मैक्सिम्स भी है और जिसमें डॉक्ट्रिन्स भी दिया गया है। इफ यू वांट लेट मी नो। Okay. Then accused is not criminally liable for unlawful act if it's a product. De minimis non curate lex implies, ये जो मैक्सिम है, ट्रिफलिंग एक्ट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, कहाँ से ली गई है, कौन सा मैक्सिम है, और ये किसने लिखा है मुझे जरूर बताइएगा। पी एंड क्यू अग्री टू कमिट थेफ्ट इन आवर्स हाउस बट नो थेफ्ट इज एक्चुअली कमिटेड, तो ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है ना। Ramu is suffering from a disease from the heart. Sorry, of the heart. Ramu is here, rushes into a room and shouts in his ear, "Your house has been destroyed by fire, intending thereby to kill Ramu. Ramu dies of the shock. Here, Rahul is liable for what? Culpable homicide, amounting to murder or not amounting to murder. The doctrine of civil conspiracy was एन्यूएटेड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन क्वीन वर्सेस लेथम का केस है, कहां से लिया गया है, जरा सोचिएगा। सी आई हैव सॉल्व्ड 100 क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि एआईबी में पास होए तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें। चलिए, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्ते।